हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय क्लास। बेटा आपकी 3 एक्सरसाइज चल रही थी मैट्रिक्स 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास रुपए 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए में दे रहा है 1800 रुपये हो, बी में दे रहा है 2000 रुपये हो। ठीक है बेटा, कुल हमें रुपए उसके पास कितने दिए हैं, कुल जो रुपए हैं वो हमारे पास दिए हैं। बेटा कुल रुपए दिए हैं हमारे पास 30,000। ठीक है, अब इसे हमें दो प्रकार के बांडों में विभाजित करता है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। तो 30,000 को दो जगह में करना है, तो माना प्रथम बांड में निवेशित करता है बराबर x रुपए, तो द्वितीय बांड में कितने निवेशित करेगा। द्वितीय बांड में बेटा टोटल है 30,000, x निवेशित कर चुका है, उसके पास शेष कितना बचेगा 30,000 माइनस x रुपये। इसको अगर हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो a इक्वल टू आपका जाएगा x, पहली जो निवेश की है धनराशि x रुपये, दूसरी है 30,000 माइनस x। ठीक है, ये हमारा a आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज, जिसमें पहले में 1800 है, दूसरे में 2000। अगर हम पहले a वाला पार्ट अगर बेटा देखेंगे a पार्ट, तो उसमें 1800 है, तो मान लिया कुल ब्याज ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर के लिए हमें दे रहा है इसमें 5% वार्षिक प्रथम बांड पर, द्वितीय बांड पर हमें दे रहा है 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, अगर पहले के लिए निकालेंगे प्रथम बांड के लिए ब्याज, प्रथम बांड के लिए वार्षिक ब्याज, तो बेटा 5%, जब परसेंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं 5/100, यानी कि 0.05। जितने जीरो उतने ऊपर उतने अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, तो इतने रुपए हमें कैसे, प्रथम बांड के वार्षिक ब्याज के लिए इतनी दर, और द्वितीय बांड के लिए वार्षिक ब्याज दर बेटा हमें दी है 7%। 7% का मतलब 7/100, यानी कि 0.07। अगर हम ब्याज दर को r से डिनोट करें तो r इक्वल टू आपका जाएगा 0.05, 0.07। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज दर, तो a और r मेरा निकल गया है, तो कुल ब्याज दर, कुल ब्याज इक्वल टू a इंटू r। a का मतलब क्या, जो हमने निवेश किया, r का मतलब हमारी वार्षिक ब्याज दर, और कुल ब्याज कितने पर हमें कह रहा है 1800 रुपये। जब वार्षिक ब्याज कितना दिया है 1800, तब a कितना है हमारा x, 30,000 माइनस x, और बेटा r आपकी दी है कितनी 0.05, 0.07। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, इसको इस रूप में क्यों लिखा।
ध्यान दो बेटा, इसमें कह रहा अवयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है। ठीक है, अवयु गुणन का प्रयोग करना। आप ध्यान दो, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर क्या हैं? 1 into 2। अगर हम इसको भी इसी प्रकार से लिख देते तो आपका जाता 1 into 2, जो कि आपका गुणनफल संभव नहीं होता। हमने बताया था गुणनफल संभव कब होता है, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होती है, यानी इसका ऑर्डर है 2 into 1, ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो आपका गुणनफल संभव होगा। ठीक है, तो इसका हम इंटू करा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रफ कर दें। अब बेटा कुल ब्याज इक्वल टू ए इंटू आर, यानी 1800 इक्वल टू एक्स, 30,000 माइनस एक्स, और हमने ये लिख लिया उसकी ब्याज दर। ठीक है, अभी हमने बताया ये कितना 1 into 2, ये 2 into 1, ये इंटू तभी संभव है जब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, इंटू करा के देख लेते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बस इतना ही है, तो x का इंटू कराया तो आपका कितना आया 0.05 x प्लस इसका इंटू इससे कराएंगे तो आपका इंटू इससे कराने पर 7 3 21, 1 2 3 4 और 2 अंक के बाद दशमलव माइनस 0.07 x। अब ये जो मैट्रिक्स आपका तैयार होगा वो बेटा कितने रो या कॉलम का होगा 1 into 1। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हो कि ये मेरा सही है या गलत तो इससे चेक कर लो कि 1 into 1 यानी 1 रो एंड 1 कॉलम, तो आपका ये मैट्रिक्स सही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस ये माइनस, तो आपका माइनस का बड़ा तो आ जाएगा माइनस 0.02 x प्लस 2100। बेटा इधर आपका था कितना 1800। हल कर लेंगे, अगर x की वैल्यू आप इधर लाओगे तो ये निगेटिव का पॉजिटिव बनेगा 0.02 x इक्वल टू 2100 माइनस 1800। इसको घटा देंगे 300, ये बेटा आपका 0.02 x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इंटू आपका डिवाइडेशन में जाएगा बेटा 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये दशमलव हटाने के लिए हमें ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, अपॉन में 2 भाग दे देंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 3 टाइम्स 0, यानी कि x यानी जो निवेश किया था हमें प्रथम बांड में कितना निवेश किया हमने 15,000 रुपये। ठीक है, ये रुपए हमारे आ गए प्रथम बांड में जो हमने निवेश किया। अब द्वितीय बांड में हमने क्या निवेश किया था, प्रथम में x किया था, द्वितीय बांड में हमने किया था 30,000 माइनस x, यानी 30,000 से 15,000 हम घटा देंगे। प्रथम बांड में निवेश किया बराबर 15,000 रुपये। द्वितीय बांड में निवेश की गई धनराशि कितनी है बेटा 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 15,000, कितना बचा बेटा 30,000 से 15,000 घटाएंगे 15,000 रुपये। क्लियर? ठीक है बेटा, इसका बी पार्ट कह रहा है इसमें 1800 रुपये में दिए थे कुल ब्याज की जगह, इसमें कितना दे रहा है 2,000। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा सेम है, यानी उसका ए भी इतना आएगा आर भी इतना आएगा, लेकिन ये जो 1800 है इसके स्थान पर आपका कितना हो जाएगा 2,000। अगर आप इसी में सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ करना होगा कितना 2,000 रुपये। आगे आप इसमें सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 0.02 x
इससे इसको घटाएंगे 100 रुपये आएंगे। x इक्वल टू 100/0.02, 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे आपके, यानी कि आपका आ गया कितना बेटा 5000 रुपये। ठीक है, ये 5000 रुपये वो पहले बार में निवेश करेगा और द्वितीय बार में जो निवेश करेगा वो आपका कितना आ जाएगा 30,000 माइनस x, यानी 30,000 से 5,000 माइनस किया तो आपका आ गया 25,000 रुपये। ठीक है, ये इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, अगर हम इसमें रसायन विज्ञान की कुल किताबें देखते हैं, रसायन विज्ञान के किताबों की संख्या, बेटा रसायन विज्ञान की कुल कितनी किताबें हैं 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब कितना हुआ 12, यानी कि 10 गुणा 12, टोटल किताबें हो गई 120। ठीक है, फिर 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की कुल किताबों की संख्या कितनी हो गई 8 गुणा 12, 12 8 जा 96 या 12 8 96। ठीक है, फिर कौन सी बची तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की किताबों की संख्या, बेटा कितनी है 10 दर्जन, 10 गुणा 12 यानी कि 120 किताबें। अगर इनको हम मैट्रिक्स में आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो A इक्वल टू कितना होगा 120 किताबें, 96 किताबें, फिर 120, यानी 120, 96 एंड 120। ठीक है, ये हमारा निकल आया A। फिर हमें कह रहा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 और ₹40। अगर हम इसको R से डिनोट करें तो बेटा ऐसे तो डिनोट करेंगे नहीं क्योंकि आपका इनटू संभव नहीं होगा, तो R को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं इस स्तंभ के रूप में। ठीक है, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। ठीक है, तो हमें कह रहा कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अतः कुल धनराशि प्राप्त होगी, कुल धनराशि जो भी हमें प्राप्त होगी वो किस रूप में आ जाएगी A इंटू R। तो बेटा A और R का हम करा लेंगे यहाँ पर क्या इंटू। ठीक है, A आपका कितना है 120, 96, 120 और R लिखेंगे 80, 60 एंड 40। अब इंटू देखना है तो देख लो, रो कितनी 1, कॉलम कितने 1, 2 एंड 3, रो कितनी 3, कॉलम कितना 1। इंटू संभव है या नहीं, संभव है, लेकिन इसका मैट्रिक्स जो आएगा वो किस क्रम में आएगा 1 इंटू 1। ठीक है, हल कर लेंगे बेटा इसको। 120 पहली रो एंड पहला कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है। ठीक है, 120 का इंटू कराएंगे 80 से तो कितना आएगा 96,000 या 9,600 यानी 9600 और इसका इंटू इससे कराएंगे बेटा बीच में लगेगा प्लस, क्योंकि जब इंटू कराते हैं पहली रो और पहले कॉलम का तो क्या करते हैं बीच में ऐड कर देते हैं। ठीक है, 96 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना आएगा 57 यानी कि 57, 5760 प्लस
इसका इंटू इससे कराएंगे 4800, ठीक है। इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान, 0 0 0 0, 6 और 21 का 1 2 6 5 11 9 20, यानी हमारे पास आ गया 20,160। तो जो उसको कुल धनराशि प्राप्त होगी वो हो जाएगी 20,160 रुपये। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।